बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रेड जोन से मैं हूं अली रज़ा अलवी और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं जनाब मज़हर बरलास। लेकिन मज़हर बरलास साहब मेरा साथ देंगे लाहौर से टेलीफोन लाइन पे। आज अहम ख़बरें जो हम अपने हमारा मौजू सुखन होगी हमारे प्रोग्राम में जो डिस्कस होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि हुकूमत जो है वो मुसलसल मुतालबा कर रही है, मुख्तलिफ़ लोगों से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई हैं कि अदालत फुल कोर्ट जो है बेंच तश्कील दे। जो वज़ीर आला पंजाब की इंतखाब का मामला है उसको देखने के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए और फुल कोर्ट बेंच जो है वो ही इसको सुने। और इस हवाले से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की। आज़म नज़ीर तारड़ ने कुछ गुफ्तगू की है, फवाद चौधरी ने भी उसका जवाब दिया था, उस पर भी बात करेंगे। जावेद लतीफ़ ने कुछ गुफ्तगू थी, उसके पर भी बात करेंगे। उसके अलावा हम्माद अज़हर ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी कुछ सवालात उठाए थे, उस पर भी बात करेंगे और उनके गुफ्तगू का कुछ टुकड़े भी आपको सुनाएंगे। इस हवाले से इन्होंने न सिर्फ मुतालबात ही नहीं किए बल्कि हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि वो इस हवाले से पटिशन दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट में कि फ़ुल कोर्ट बेंच जो है तश्कील दिया जाए। वो उसमें कल जा रहे हैं। इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुबह सुबह वो करेंगे, उसका भी उन्होंने एक ऐलान कर दिया है और कुछ गुफ्तगू आज भी जैसे आपको बताया हुई है। इसके अलावा मईशत पर मनफी जो है तज्ज़िये वो ना किए जाएँ, ये वार्न किया है गवर्नर स्टेट बैंक ने। मुर्तज़ा सैयद कहते हैं कि पाकिस्तान की मईशत को कोई ख़तरा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है श्रीलंका के हद तक पहुँच चुकी है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान और श्रीलंका का कोई तकाबली लेने की कोशिश ना की जाए और मेहरबानी की जाए ये लोग जो मनफी तज्ज़ियों पर तुले हुए हैं वो बिल्कुल ना करें। और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे एक हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से। एक इश्तिहार आया है RDA की तरफ से कि ये गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी है, न्यू मेट्रो सिटी के नाम से कायम एक हाउसिंग सोसाइटी। ये क्या है, कौन है, इसके पीछे कौन है, इसके मालिक कौन है और ये हाउसिंग सोसाइटी जिसके पास अभी ज़मीन है या नहीं है, अभी तक उनके पास कोई NOC है या नहीं है, लेकिन वो कितने अरब रुपए कमा चुकी है ये भी आपको बताएंगे और इसके पीछे ताकतवर लोग कौन है वो भी आपको बताएंगे। और इनकी तरफ से ये भी एक इश्तिहार आ चुका है कि उनको सुई गैस जो है वो भी मिलने की इजाज़त मिल गई है, जबकि अगर कानूनी तौर पर कागजात पूरे ना हों तो ये कैसे हो सकता है, इसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं मज़हर बरलास साहब की तरफ बढ़ूँ, मैं आपको एक क्लिप सुनाता हूँ हम्माद अज़हर का। हम्माद अज़हर ने आज जो गुफ्तगू की थी उसका एक टुकड़ा सुन लीजिएगा, फिर मज़हर बरलास साहब से उसकी राय लेंगे। हम्माद अज़हर का पुराना वतीरा है कि इदारों पे, हुकूमती इदारे सारों पे, कोई एक इदारे की मैं बात नहीं कर रहा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सिक्योरिटी के इदारे हो, सारे इदारों पे हमला करते हैं, फिर उनसे मरात लेने की कोशिश। ये कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और जुल्म की आपने हद कर दी। तमाम जो लोग हैं, तमाम वकला हैं, उनका कंसेंसस है कि आपने ये शब खून, आप इनकी बेशर्मी देखें कि अवाम का पहले मैंडेट चुराया, 85 जमातों वाला, 85 सीटों वाला मुसल्लत हुआ वफाक पे, एक अक्सरियत ना होने वाला 3 माह से नमूना वजीर आला जो है वो मुसल्लत है, फौरी तौर पे इक़्तिदार से लैदा होता है। आज भी अगर इनमें कोई किरदार है तो दोनों बाप बेटा को इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर ये इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो जाहिर है फिर कानून अपना रास्ता अपनाएगा। जी, मज़हर बरलास साहब ये कहते हैं कि ये इस्तीफ़ा दे दें बाप बेटा, वरना कानून अपना रास्ता अपनाएगा। उन्होंने और भी कुछ बातें की, ये शब खून मारा इन्होंने, अदालतों पे, इदारों पे हमले कर रहे हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, जिस दिन इलेक्शन हुआ वजीर आला पंजाब का, तो उसी दिन से हम्माद अज़हर साहब का यही मौक़िफ़ है कि इन्होंने शब खून मारा है। अब ये मामला अदालत में चला गया। सही। अदालत ने हमजा शहबाज को ट्रस्टी वजीर आला बना दिया। सही है। और मजीद कहा कि मंडे को यानी पीर को समाअत होगी। दुरुस्त है। और इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि आप बड़े बड़े फैसले नहीं कर सकेंगे। मगर हैरत है कि उन्होंने आज 63 रुकनी पंजाब काबीना से हलफ भी उठवा दिया। और इनके मुखालिफ जो हैं चौधरी परवेज इलाही, वो कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने आइन की और अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है, यानी अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। ठीक है। अब ये तो अदालत फैसला करेगी कि हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है या उन्हें कहीं से आसरा है कोई। अब ये नया काम ये शुरू हो गया है कि कल आपको पता है समाअत होने जा रही है। उसमें जाहिर है जो हुकूमती पार्टी है और उनके इत्तेहादी हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ जा रहे हैं और एक पिटीशन भी दायर कर रहे हैं। और उनका मुतालबा एक सोशल मीडिया के जरिए पहले ये सामने आया कि फुल कोर्ट बेंच होना चाहिए। जी। ये 3 रुकनी बेंच हमें कबूल नहीं।
जी तो मैं उनकी याददाश्त के लिए ये बताता चलूं कि जब ऐसी ही कुछ बातें पीटीआई की तरफ से हुई थी तो चीफ जस्टिस ने ये फरमाया था दौरान समाअत कि हमें किसी के प्रेशर की कोई परवाह नहीं होती कि सोशल मीडिया पे कोई क्या कह रहा है, मीडिया पे कोई क्या कह रहा है। हम आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेंगे, लोगों की मर्जियों के मुताबिक या लोगों की जो ख्वाहिशें हैं उसके मुताबिक नहीं करेंगे। अब देखिए एक मुहिम उनके खिलाफ चली हुई है कल से, सही है, उसका क्या नोटिस लेती है अदालत। तो मामला तो अब अदालत के जिम्मे है, देखिए अदालत क्या करती है। सही है, मामला अदालत के ज़िम्मे है और अदालत क्या करती है। लेकिन इस हवाले से जो आज गुफ्तगू की आज़म नज़ीर तारड़ ने, उन्होंने हम्माद अज़हर के इल्ज़ामात को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि ये जो इल्ज़ाम पे आयद किया जा रहा है कि हमारी तरफ से इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है तो ये सरीहन गलत है। उन्होंने कहा कि हमारा ये वतीरा ही नहीं है कि हम इदारों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी करें। उन्होंने और भी कुछ गुफ्तगू की, उन्होंने क्या कहा आपको वो सुनाते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। आज़म नज़ीर तारड़। हेड ऑफ पार्टी ने 63A के तहत हदायत जारी की है कि वो वोट्स जो हैं वो हमजा शहबाज साहब को कास्ट किए जाए। पहले हमजा साहब के 197 से 172 पे काउंट आ गया था और रन ऑफ इलेक्शन हुआ। इसी तरह फिर परवेज इलाही साहब के 186 की बजाय 176 वोट बने और हमजा शहबाज साहब 179 वोट लेकर कामयाब करार दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाहौर रजिस्ट्री में परवेज इलाही साहब जो कि लूज कर गए थे, उनकी तरफ से दरख्वास्त लेके जाया गया। अदालत इस दरख्वास्त को संजीदगी के साथ सुने और ये करीने इंसाफ होगा कि अगर इसको तमाम जो अदालत के जज साहिबान हैं फुल कोर्ट के सामने रखा जाए। मैं समझता हूँ कि इस मुतालबे पे चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान कल की प्रोसीडिंग्स में गौर फरमाएंगे। इदारों के बारे में इस तरह की कैंपेन या इस तरह के जो मुअज़्ज़ात हैं वो इस पार्टी का शेवा नहीं है। हम इन इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर। जी, उन्होंने 3 बातें की। मज़हर अल्लाह साहब आपने भी समाअत फरमाई होंगी कि एक तो हेड ऑफ पार्टी का जो हुक्म है आपने उसकी बुनियाद पे पिछला फैसला दिया था, तो अब भी हेड ऑफ पार्टी का हुक्म है, बराह करम उसको तस्लीम किया जाए, उस फैसले का एहतराम किया जाए। जी हाँ, मैं जवाब देता हूँ जी। पहले तो मैं उनकी जरा ये बता दूं कि वो कहते हैं कि हमारा शेवा नहीं है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने उस वक्त वकालत शुरू की थी और 3, 4, 5 साल हुए होंगे जिस वक्त मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने और रहनुमाओं ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था जी, और जजेस ने अपनी जान बड़ी मुश्किल से बचाई थी। सही, वो तो खैर कल लाहौर रजिस्ट्री में भी मेरा ख्याल है हमला किया कुछ लोगों ने कल या परसों। वो कल किसी सुप्रीम कोर्ट पे उस वक्त किसी और पार्टी ने हमला किया था जी। नंबर 2, क्या लोग वो जो गुजरावाला में मियां नवाज शरीफ की तकरीर थी या मरियम नवाज की तकरीरें थी जिनमें हमारी पाक फौज के सरबराह और डीजी ISI के बारे में वो मगलजात किसने कहे थे, ये भी जरा बता देते। तारड़ साहब बड़े ज़हीन आदमी हैं, ठीक है, उनकी याददाश्त पता नहीं क्यों जवाब दे गई इस मरहले पर। तीसरा ये है कि जो वो उनका मौक़िफ़ है ना कि पार्टी हेड, अब देखिए पार्टी हेड अपने अरकान को बताता है, चले इनकी बात 1 मिनट के लिए मान भी लें, तो पार्टी हेड ने अपने मेंबरान को तो आगाह ही नहीं किया और वो जो लेटर है वो पता नहीं कहाँ ड्राफ्ट हुआ, उस पे भी बड़ी लोग बातें कर रहे हैं कि ये पता नहीं ये किस नमूने का लेटर है और कहाँ ड्राफ्ट हुआ है, उसकी भी तस्दीक होनी चाहिए। सही है। और फिर पार्टी हेड ने डिप्टी स्पीकर ही को लेटर क्यों दिया, अपने पार्लिमानी लीडर को भी लेटर नहीं दिया और फिर अपनी पार्टी का जो उम्मीदवार है उसको भी नहीं कहा दस्तबरदार हो जाओ। अचानक वो तिलस्माती खत आ गया। इन्होंने तो मेरा ख्याल है बेआने ही इमरान खान वाली हरकत की है ना कि वो अचानक जैसे तिलस्माती खत उन्होंने इधर लहरा दिया था। मैंने आपसे कल भी कहा था कि उस खत में और इस खत में जमीन आसमान। देखिए वो भी एक साजिश फॉरेन ऑफिस से होकर आया था, वो एक साइफर था। फॉरेन ऑफिस को तो ये कहते हैं कि फॉरेन, ये खुद शेख उसका देखिए शाह महमूद कुरैशी का बयान ऑन द रिकॉर्ड है बरलास साहब के फॉरेन ऑफिस वालों ने छुपाया था मामले को और मामले से गड़बड़ ना, ये भी सियासी मामला था, एक झूठी साजिश का अलमिया था। मामला ये है कि एक
खत पता नहीं कहां से घड़ा गया और जिसका उसकी पार्टी के लोगों को भी, बल्कि पार्टी वाले अब कह रहे हैं कि हमारा जो लीडर है वो लौटा हुआ है, उसने तो हमें कहीं इन्फॉर्म ही नहीं किया, कहीं बताया ही नहीं। सही। और पता नहीं उसने वो लेटर उसको क्यों भेज दिया। अब ये जो डिप्टी स्पीकर साहब ने उस पर रूलिंग दी, अच्छा, ये वो पार्टी वाले कह रहे हैं कि हमारा लीडर लौटा हो गया है। अब पार्टी वाले तो यही बातें करेंगे ना। अच्छा, ये सही कह रहे हैं, ये परवेज लाई के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि वो उधर से उनके साथ वादा वईद करके आए थे और फिर अचानक वो उन्होंने मुड़ के चले गए, उधर चले गए जाके इमरान खान के पास। चौधरी शुजात के बारे में कह रहे हैं, परवेज लाई के बारे में नहीं कह रहे। परवेज लाई तो उनका उम्मीदवार है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं परवेज लाई भी तो बदल गए थे ना, इसलिए पूछ। देखिए, ये अलवी साहब रन ऑफ इलेक्शन था, ये सुप्रीम कोर्ट के इल्म में था। दोनों उम्मीदवारों ने कहा था 1 जुलाई को कि हम दोनों ही उम्मीदवार हैं और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़िया हिदायत दी थी कि इन दोनों में से जिसके ज्यादा वोट होंगे वो सीएम होगा। ठीक है। अब उसमें एक डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी, वो सुप्रीम कोर्ट तो पूछ रही है कि बाबा ये किस पैरे से आपने हमारे से लिया। ठीक है, हमारा फैसला तो कुछ और था। तो डिप्टी स्पीकर जो खुद फेस नहीं किया उसने, कोर्ट उसको बुलाती रही और उसने अपना वकील भेज दिया इरफान कादर, और इरफान कादर भी ये बात वहां मान गया कि जनाबे वाला ये बात दुरुस्त है कि पार्लिमानी पार्टी फैसला करती है। अब ये अपनी अपनी तशरीहात करेंगे, लेकिन जो जैसे इत्तेदार हसन साहब वकील हैं, बड़े नामवर है, सलमान अकरम साहब राजा बड़े नामवर है, इसके अलावा और बड़े नामवर लोग। सही है, सही है। उनका ये कहना है कि ये आयन के आर्टिकल 63A की खुली खिलाफवर्जी हुई है। अब उस खुली खिलाफवर्जी का फैसला तो कोर्ट ने करना है। सही। कल ये जाए, शौक पूरा करे, ये कोर्ट की मर्जी है कि वो फुल बेंच बनाए या ना बनाए। नहीं, लेकिन किसी की धमकियों में तो नहीं आएंगे। नहीं, धमकियों में तो खैर वो नहीं आते, लेकिन कभी कभी आ भी जाते हैं। जब इमरान खान तो बात करें तो फिर तो पता चलता है कि आ जाते हैं। वो रात को कहते हैं रात को अदालतें कैसे खुली, किसने खोली, फिर जवाबन वो खोल के बैलेंस कर देते हैं। इस तरह की तो मामला हमने सामने देखे हैं। लेकिन आज एक बात ज़बरदस्त की हमदुल्ला ने, उन्होंने कहा कि ये मुल्क में तासुर मजबूत हो चुका है कि लाडला अब भी लाडला है। आप क्या कहते हैं इस पर? ये देखिए, अभी ज़िमनी इलेक्शन में इन पार्टियों को लोगों ने रद्द किया, इनके बयानिए को मुस्तरद किया। क्या लोगों में भी ये लाडले वाली बात थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही। लोगों ने अपने ज़मीर के मुताबिक वोट दिया, वो जो बेहतर समझते थे। और अब वोट का जो ये कहते थे वोट को इज्जत दो, वोट को रोते थे वोट को इज्जत दो, तो वोट को इज्जत देनी चाहिए। अब लोगों के दिए हुए मैंडेट पे डाका मारा जा रहा है एक तरीके से कि भाई आप कल को किसी बंदे को भी साथ मिला ले। और मुझे तो दुख है, मेरा सूबा पंजाब, उसमें ये रंगबाजी नहीं होती थी पैसों वाली। ये तो इधर सौदागर फिरते रहे, लाहौर में गाड़ियों में गड्डियां लेकर फिरते रहे और खरीदारियां होती रही और फोन होते रहे। ये कितनी शर्मनाक बात है जमहूरियत के लिए, ये कोई भी करे। दुरुस्त है, लेकिन बरलास साहब जो मेरा गुजारिश थी, थोड़ा सवाल ये था कि हाफिज हमदुल्ला साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान जिस तरह खुल के कभी न्यूट्रल को न्यूट्रल, कभी किसी को जानवर, कभी किसी को कुछ, कभी ओए रात को अदालतें क्यों खोली, कभी कुछ कहते रहे, उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। और अगर ये हल्की सी भी कोई बात कर दें तो लोग पिल पड़ते हैं, इनके खिलाफ एक्शन हो जाता है। तो वो कहते हैं कि अगर इमरान खान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता तो इसका मतलब ये है कि वो आज भी, वो कहते हैं कि ये तासुर आम हो चुका है कि वो आज भी किसी न किसी का लाडला है। एक बात तो हमदुल्ला साहब की ये गलत है, इसलिए कि किसी और बात पर तो एक्शन हुआ ही नहीं। ये एक्शन हुआ है सीएम पंजाब के इलेक्शन पे, और ये इलेक्शन हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट को गलत तौर पर कोर्ट किया गया और वहां का डिप्टी स्पीकर जो पंजाब का है वो कोर्ट को फेस ही नहीं कर रहा था। ये तो एक गलत रूलिंग पे हुई है बात। चलें, बिल्कुल ठीक है, हमें ब्रेक पे जाना है बरला साहब, ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आके इस मौजू पे बात करते हैं। और ठीक है, वो जाहिर है कि एक हक हासिल है किसी को, वो
खुद नहीं गए, उन्होंने वकील को भेज दिया। लेकिन सुबह चौधरी शुजात हुसैन खुद पेश होने के लिए जा रहे हैं पीर के दिन सुप्रीम कोर्ट में, और इतलात ये हैं कि वो इसके लिए मुकम्मल तैयारी हो चुकी है और वो खुद पेश होंगे। क्या होगा और किस तरह के मामलात जो हैं और क्या तवक्को की जा रही है, फुल कोर्ट के हवाले से दरख्वास्त जब दायर होगी तो उसमें क्या होगा, जो भी होगा उसको इंशाल्लाह कल पता चल जाएगा। लेकिन अभी इस पर हम तबसरा करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा कि आप जानते हैं कि आज का सारा दिन सियासत जो है ये फुल कोर्ट और इन्हीं सारे मामलात में घूमती रही, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी, एक दूसरे के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस से। जावेद लतीफ़ ने भी कुछ बातें की। जावेद लतीफ़ ने आज कुछ बढ़ के भी बातें कर दी। मसलन उन्होंने कहा कि पॉलिसी साज पहले अपनी गलती तस्लीम करें और फिर कौमी मफाद की बात करें। उन्होंने ये भी कहा कि नर्म मुदाखलत की जो आवाज़ें हैं ये असल में सियासी जमातों को इलेक्शन पर राज़ी करने की कोशिश है। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा, उन्होंने कहा कि हमने वसीतर कौमी मफाद की वजह से कुर्बानी दी और महंगाई की कि हमें कहा गया था कि मुल्क दिवालिया होने जा रहा है, तो हमने मुल्क को बचाने के लिए सख्त फ़ैसले किए, मुश्किल फ़ैसले किए, और अब ये इस तरह की आगे जो बातें की जा रही हैं मुकाबिले कबूल नहीं है। उन्होंने कुछ जो कहा कुछ उसके हवाले से आपको एक टुकड़ा सुना देते हैं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। जावेद लतीफ़। जो गमो गुस्सा है, आप एक कौम, एक खाना जंगी से इस कौम को बचा सकते हैं, और अगर आपने वो अदालत पर हमला जो मुस्लिम लीग के खाते में डाला था, आज अगर इमरान खान से लेकर उनके उन तमाम अकाबरीन तक जिन्होंने रात के उस पहर सुप्रीम कोर्ट की दीवारें फलांदी, हमला किया और उसके लिए, उसकी दरखास्त के लिए वसूल करने के लिए 3 घंटे तक डिप्टी रजिस्ट्रार मौजूद रहे ताकि वो लिख कर वापस आए तो मैं वसूल करूं। अगर ये दोहरा मेयार खत्म ना किया और उनके खिलाफ केस दर्ज ना करवाया तो मैं जो देख रहा हूं मालियाती बहरान के बाद, माशी बहरान के बाद, तो ये कौम क्या समझे किधर जाए, तो फिर तमाम तर जिम्मेवारी खराबी की जो पॉलिसी साज है उन पर आयद होगी। जी मज़हर बरला साहब, इनकी जुज़ियात पे तो बाद में जाते हैं, लेकिन एक यही लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून ने शायद इमरान खान से ही सीखा है कि जारहाना सियासत करें। पहले ये इस तरह की बातें नहीं किया करते थे। हम देख रहे हैं कि पता चला है कि लंदन से भी शायद कोई ना कोई ऐसे लाइन आई है कि अब आप वो पंजाबी में कहते हैं चुक के रखो, काम खिंच के रखो, जिस तरह इमरान खान करता है। तो अब इन्होंने भी इसी तरह की बात शुरू कर दी है, पेश की बातें शुरू कर दी हैं और इस तरह की बातें। और ये 3-3 घंटे वो जैसे वो कहते थे रात को कैसे अदालतें खुली, ये कहते हैं डिप्टी रजिस्ट्रार 3 घंटे बैठ के दरखास्त का इंतजार करता रहा। क्या करना चाहते हैं? और ये भी वो भी इमरान खान भी थ्रेट देते हैं अपनी पॉपुलैरिटी का और अवाम का, और ये वो मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी, ये भी थ्रेट अवाम का ही दे रहे हैं। गुजारिश ये है कि जो 1997 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ उस वक्त तो इमरान खान नहीं थे किसी पार्लियामेंट में। हाँ, उन्होंने एक सियासी जमात बना रखी थी, लेकिन वो बस सियासी जमात ही थी और उसमें चंद अफराद थे। मियां जावेद लतीफ साहब मेरे भाई हैं, मेरे उनसे बड़े अच्छे मरासम हैं। मेरी ख्वाहिश है कि उनको कोई महकमा भी अलाट हो जाए, वो वफाकी वजीर बने हैं। और अभी ज़िमनी इलेक्शन हारने के बाद उन्होंने बड़ी एक जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने फरमाया था जिंदा कौमें इसी तरह करती हैं, जिंदा कौमें ऐसे ही करती हैं। और उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमें कहा जाता था, हम पर दबाव था, हमें धमकियां दी जाती थी कि हुकूमत में शामिल हो जाओ, ये करो। अब वो एक और बात भी तस्लीम कर रहे हैं कि मुल्क में मुआशी बहरान है, मालियाती बहरान है। मियां साहब इस तरह की गुफ्तगू हमेशा करते रहे हैं, आज की नहीं, वो पहले भी करते रहे हैं। और अदारों पर तनकीद करने से पहले वो ये सोचें कि किसने वो ये दावतनामा भेजा था, ये कार्ड भेजा था। ये जब इनके पास मुआशी मसाइल का हल नहीं था तो ये दौड़े दौड़े क्यों जा रहे थे हर तरफ इक़्तिदार के हसूल के लिए। और जब इनका मुखालिफ ये कहता है
तो लोगों को उसकी बात दुरुस्त मालूम होती है कि ये किसी बहरान को हल करने नहीं आए, ये अपने केसेस खत्म करने आए। और उसका मुजाहरा भी लोगों ने देखा, किस तरह नैब के दांत निकाल दिए गए, किस तरह FIA के अफसरान शहीद भी हो गए, तब्दील भी हो गए, और किस तरह अब नैब का चेयरमैन एक ऐसे शख्स को लगा दिया गया जिस पर नैब के केसेस थे। अब ये जो मालियाती बहरान को हल करने के लिए नया चंद चढ़ाने लगे हैं कि कौमी असासे बेचने की बात हो रही है और कोई इदारा हमें ना पूछे और हमें अदालत भी ना पूछे कि हम कितने में बेच रहे हैं, किसको। पहले ही इन्होंने इतना बेचा, इस मुल्क को इतना लूटा। अब जो बचा खुचा मुल्क है उसके असासे भी बेचने पे तुल गए हैं। तो ये खुदारा कौम पे रहम करें, ये इलेक्शन की तरफ जाएं, इनको आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। इन्होंने यही बातें की क्या होती बरला साहब, इन्होंने ऐसे, जाहिर है कि हमारे पास दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं होती कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनवा सकें। इन्होंने यही बात की, इन्होंने कहा कि हम मुतालबा कर रहे थे कि सितंबर 2022 में इलेक्शन करवाए जाएं। हमें कहा जाता था कि मुमकिन ही नहीं है। फिर जब हम आए और हमसे मुश्किल फैसले करवाए गए, अब कहते हो कि सितंबर में या नवंबर में, अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएं, तो अब ये कैसे पॉसिबिलिटी है? देखिए, मुश्किल फैसले इन्होंने किए हैं, हुकूमत इनकी है, किसी ने कोई बंदूक रख के नहीं करवाए। इनके तो वजीर खजाना साहब हंसते हंसते फैसले सुनाते हैं लोगों को। मिफ्ता साहब की सूरत लोग नहीं भूले कि वो हंसते हंसते पेट्रोल महंगा करते हैं, हंसते हंसते बिजली महंगी करते हैं, हंसते हंसते गैस महंगी करते हैं। क्या मियां जवेद लतीफ साहब की पार्टी को ये शऊर है कि इस मुल्क के 80% लोग, उनकी इनकम 25 से 30 हजार मंथली है, वो कैसे जिएंगे, वो कैसे जिंदगी गुजारेंगे, खाना खाएंगे, बिल देंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे बेचारे? ये नहीं सोच रहे और अपने मुकदमात हल करवा लिए। तो भाई आप, अब जो बहरान आ गया है और ये बहरान बढ़ेगा, मुल्क में चोरियां बढ़ेंगी, डाके बढ़ेंगे और मुल्क जो है वो तेजी से खाना जंगी की तरफ जा रहा है। क्योंकि ये यकम को इतलात ये हैं कि मजीद महंगाई करने जा रहे हैं। तो जवेद लतीफ साहब अपनी पार्टी को ये मशवरा दें कि जनाबे वाला आप जान छुड़ाएं और इलेक्शन की तरफ जाएं। लेकिन बरलास साहब, ये लोग कहते हैं, ये लोग, इनका कहना ये है कि ये कोई 3 महीने में तो कोई ऐसी आसमान से कुछ ऐसी बिजली नहीं गिर पड़ी कि जिसकी वजह से हमें ये करना पड़ा। हमें ये इमरान खान की 3-4 साल कारकर्दगी और उनकी नालायकियों की वजह से या उनके इस तरह के फैसलों की वजह से कि उन्होंने मईशत को तबाह बर्बाद कर दिया था, इसलिए मुल्क को संभालने के लिए मुश्किल फैसले करने पड़े। अच्छी बात की। कहते आज इनसे ये सवाल हुआ था, इन्होंने कहा हमारे पास 2 रास्ते थे, एक सुन लीजिए, एक जुमला सुन लीजिए, जुमला सुन लें, एक प्लीज एक जुमला सुन लें। इनका हमारे पास 2 रास्ते थे, या हम मुश्किल फैसले करके मुल्क बचाते या हम मुश्किल फैसले किए बगैर अपनी सियासत बचाते। हमने मुल्क बचाने को तरजीह दी है, सियासत की कुर्बानी भी देना पड़ी तो मुल्क की खातिर हमारी जान भी हाजिर है। इमरान खान ने ऐसी हरकतें नहीं की, इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया। इनका कहना है, मेरा नहीं, इनका कहना है। इनका कहना सही। इन्हें ये पूछे कि 3.5 साल इस मुल्क में लोड शेडिंग नहीं हुई थी, अब कौन सा जिन्न आया जो बिजली खा पी गया? इनके आते ही बिजली खा पी गए। कौन खा गया? लोड शेडिंग क्यों होती है? ये तो बता देते। चलो मान लिया जी इमरान साहब, जो असल एक पॉइंट था वो आप, मेरा ख्याल है हम दोनों भाई मिस कर रहे हैं। जरा उस पे आ जाइए कि क्या अब वाकई 3 घंटे डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट बैठ के इंतजार करता रहा है कि अपनी मर्जी से वो दरख्वास्त लिख के ले आए तो मैं कबूल करूं? क्या ये सहूलत मुल्क के बाकी शहरियों को भी मुयस्सर है? गुजारिश ये है कि मैं तो नहीं कह रहा, ये मियां जवेद लतीफ साहब का एक इल्जाम है या बात ये है। जाहिर है आप लाहौर में थे, शायद आपको पता होगा, वही की बात कर रहे हैं। गुजारिश ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन में एक गलत रूलिंग आ गई, तो वो जो 186 अरकान थे जिनके वोट पर डाका डाला गया, वो सीधे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री चले गए और उन्होंने कहा हमारी दरखास्त वसूल करें।
चलें ठीक हो गया बरला साहब, ये खैर उनका मौक़िफ़ था कि अगले दिन सुबह भी ये काम हो सकता था। बहरहाल जो भी है, हम तो, हमारे लिए अदालतें बड़ी मुअज़्ज़ज़ हैं और हमारे तो सच्ची बात है पर जलते हैं, हम उस पर कोई बात इस तरह की कर भी नहीं सकते कि रात को खुलें या क्यों खुलें, कोई 3 घंटे इंतज़ार करे या ना करे या कैसे करे। लेकिन हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद हम आपको एक और ख़बर सुनाने के लिए जा रहे हैं कि यहाँ इस्लामाबाद के रावलपिंडी के कुर्बो जवार में हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पे किस तरह का खिलवाड़ खेला जा रहा है और लोगों को अलर्ट किया गया है कि मुहतात रहिए। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले सियासी सूरत हाल पर बात हो रही थी और सियासी सूरत हाल के हवाले से ही और महंगाई के हवाले से एक सवाल करते हैं बरला साहब से, फिर उसके बाद हाउसिंग सोसाइटी के मामले को उठाएंगे। मगर बरला साहब, इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा था कि जर्नैलों से और लीडर्स से गलतियाँ हो जाती हैं, उनको अपनी गलतियाँ यू टर्न लेके ठीक कर लेनी चाहिए। तो जो मौजूदा हालात हैं और जितनी चीखों पुकार शुरू की हुई है इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद ने, लगता है उनके कहने के बाद लोगों ने अपनी गलतियां ठीक कर ली हैं। क्या लगता है? मुझे नहीं लगता। देखिए, कुछ लीडरान तो हुकूमती इत्तेहाद में चाहते हैं कि गलती सुधार ली जाए, लेकिन एक आदमी ऐसा है जो इनको चाहता है कि ये गलतियां ना सुधारें। वो बज़ेदा है कि अगस्त 2023 में इलेक्शन होंगे, वो इनको खड़ा रखता है। उस आदमी का नाम आसिफ अली जरदारी है। ठीक है। वो कोई पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत कायम करने नहीं आए थे। उनकी कोशिश ये है कि मेरी सिंध हुकूमत बची रहे। दुरुस्त है। क्योंकि अगर हमजा शहबाज की हुकूमत नहीं रहती तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब वफाकी हुकूमत को क्या करेंगे? सही है। जाहिर है वो छोड़ देंगे। अब आसिफ अली जरदारी साहब चाहते हैं कि वो हुकूमत ना छोड़ें ताकि मेरी सिंध की हुकूमत जो है वो बरकरार रहे। ठीक हो गया। इस दौरान इक़्तिदार की इस कश्मकश में कभी इन लोगों ने सोचा कि पाकिस्तान का गरीब आदमी पिस गया है? कभी इन लोगों ने सोचा कि बहुत से लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते? महंगाई ने तो जीना हराम कर दिया। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। कभी इन्होंने सोचा कि बिजली के बिल कितने बढ़ गए हैं? पेट्रोल जो है वो लोग डलवाते वक्त उन दिल कांपते हैं। ठीक है। और डीजल जो है, मसलन ये जो हमारा चावल का इलाका है, वहाँ सारे ट्यूबवेल जो हैं, पीटर इंजन जो हैं, वो डीजल से चलते हैं। दुरुस्त है। और डीजल इतना महंगा किसान कैसे अफोर्ड करे? मुझे ये नहीं समझ आती कि बजाय इसके कि आप किसानों को कोई रियायत दें, को सब्सिडाइज करें उनके लिए चीजें, उल्टा उन बेचारों को रगड़ के रख दिया है। ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत हालात ख़राब हैं। लेकिन मज़हर साहब, टाइम हमारे पास बहुत कम है और हमने अगली खबर की तरफ बढ़ना है। और अगली खबर ये है कि रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर मेट्रोपॉलिटन एंड ट्रैफिक इंजीनियरिंग ने एक इश्तिहार दिया है तमाम अखबारात में, और उसमें उन्होंने कहा, खबरदार, होशियार, न्यू मेट्रो सिटीज़ मौजा भाई खान, मुटियाल व पंडोर, तहसील गुजर खान, ज़िला रावलपिंडी गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम है। और उन्होंने इस इश्तिहार के ज़रिए कहा है कि जनाब, ये गैर कानूनी स्कीम है, लोगों को कहा जा रहा है कि मेहरबानी करें, इसमें पैसा ना लगाएं, इसकी स्पॉन्सर्ड और डेवलपर प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गुमराह कौन इश्तिहारात दिए जा रहे हैं, उनसे बचें। उन्होंने ये भी कहा है कि रिहायशी स्कीम में प्लाटों की ख़रीदो फ़रोख्त से बाज आ जाएं, बिल्कुल बाज आ जाएं, वरना नुकसान के खुद ज़िम्मेदार होंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि गैर कानूनी रिहायशी स्कीम न्यू मेट्रो सिटी के मालिकान डेवलपर्स को ख़बरदार किया जाता है कि स्कीम में प्लाटों की ख़रीदो फ़रोख्त, तरक्याती काम और इश्तिहारबाजी से फौरी तौर पर गुरेज करें और इस सारे काम को बंद कर दें। मज़हर साहब, क्या कहते हैं आप? एक तो लाइटर वे में ये है कि मौजा भाई खान में ऐसा ही होता है, जहाँ कहीं भी भाई खान होगा ना वो ऐसे ही होगा। दूसरा ये है कि जनाबे वाला, जब एक सरकारी इदारे ने ये कह दिया, इश्तिहार दे दिए, तो अब लोगों को अक्ल का मुजाहरा करना चाहिए कि एक सरकारी इदारा कह रहा है कि ये हाउसिंग सोसाइटी फ्रॉड है, आप इसकी तरफ रजू ना करें, रुख ना करें। सही है। बल्कि जिन लोगों ने वहाँ पैसे फंसाए हैं वो मुकदमा दर्ज करें। चाहिए तो ये ना, देखिए इधर होता ये है
कि बहुत से लोग गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियां शुरू करते हैं, पैसे समेट के तितर हो जाते हैं और लोगों को नजर नहीं आते और गरीब बेचारे रो रहे होते हैं। अब इस मुश्किल दौर में जहां महंगाई है, पता नहीं बेचारों ने क्या क्या भेज के अपने प्लाट की किस्तों के लिए पैसे इकट्ठे किए होते हैं और ऊपर से ये फ्राडिये लूट मार करके मुल्क से भाग जाएंगे, गरीब रोते रह जाएंगे। खुदारा इनकी मदद करें, इदारे FIA मदद करे, इनकी नैब मदद करे, इनकी एंटी करप्शन मदद करे और हैरत की बात पुलिस भी मदद करे। ऐसे ही है। और हैरत की बात यह है मजहर बरलास साहब कि ये सुई गैस वाले इन्होंने अभी अपनी वेबसाइट पर इश्तिहार दे रखा है कि वह हमारी सुई गैस का काम जो है वो शुरू होने वाला है, मंजूरी हो गई है। हालांकि जिसके पास कानूनी तौर पर लवाजमात पूरे न हों, सुई गैस वाले कैसे मंजूरी दे सकते हैं? या ये झूठ बोल रहे हैं या महकमा सुई गैस में इन्होंने माल वगैरह लगाया है और इस वजह से ऐसा हुआ है। और ये कौन लोग हैं ये भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे और ये भी मैं आपको बताऊंगा। ख़बर मेरे पास मौजूद है लेकिन अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा कि इन्होंने कुछ 350 से ज़्यादा डीलर जो हैं उनको रखा है, 356 के लगभग डीलर हैं। उनसे फ़ी डीलर मैं आपको बताऊंगा और आप हैरान हो जाएंगे कि एक एक डीलर से कितने कितने करोड़ रुपए लिए गए हैं सिर्फ इस वजह से कि आपको हम डीलरशिप दे रहे हैं। प्लाट नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई फाइल नहीं, सिर्फ डीलरशिप के कितने दिए गए ये आपको अगले प्रोग्राम में बताएंगे। हमारे साथ रहिएगा। आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आपकी बड़ी मेहरबानी, बड़ी नवाजिश। इसके हवाले से जितनी भी आप राय देना चाहें यूट्यूब पे जाके हमारे प्रोग्राम के नीचे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह नगहबान।